गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में अपना क्या चल रहा था, एक्सपेरिमेंटल मेथड चल रहे थे टू डिटरमाइन द रिएक्शन काइनेटिक्स। जो भी रासायनिक बल गति होती है उसको ज्ञात करने के मेथड अपन सीख रहे थे। तो अपनी यूनिट है 5 नंबर थी अपनी यूनिट केमिकल काइनेटिक्स, और उसका टॉपिक चल रहा था अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमाइन काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, उसमें अपन पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, इसके अंदर पढ़ रहे थे अपन स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में अपन ने इसका प्रिंसिपल पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ा था कि जो रिएक्शन होती है उसमें पुराने बंध टूटते नए बनते हैं, जिससे क्या होता है अपने पास में सभी स्पीशीज क्या करती है, एक अभिलाक्षणिक अवशोषण को शो करती है। और इसमें कौन सा लॉ यूज होता था, अपन ने लिखा था बीयर्ड लैम्बर्ट लॉ, और अपन ने बोला था कि ये लॉज अपने क्या होंगे सेकेंड ईयर में अपने डिटेल में आएंगे। तो अपने मेथड कर लिया था इसका। मेथड में अपन ने इसके में रिएक्शन कौन सी ली थी, एसीटोन और किसकी रिएक्शन ली थी, आयोडीन आयन की रिएक्शन ली थी। ठीक है, तो मेथड को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। इसमें अपन क्या करते हैं, एसीटोन लेते हैं, एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, यहाँ पर आयोडीन माइनस आयन के साथ कराई जाती है। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है इसमें एसीटोन के मिक्सचर को और आयोडीन के मिक्सचर को आपस में मिला दिया जाता है थर्मोस्टेट में रख के, और रिएक्शन की प्रोग्रेस को स्टडी किया जाता है। धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट की स्पीशीज डाउन जाएगी और प्रोडक्ट स्पीशीज क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो अपने पास में उस रिएक्शन मिक्सचर का एनालाइज अपन किससे करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं। मतलब सैंपल की छोटी छोटी अपने पास क्यूबेट होती है, अपनी ग्लास की क्यूबेट होती है, उसमें रख के इसमें सैंपल को लेते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लगा के अपन या तो एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों में से किसी की भी क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे अपन रेगुलर टाइम इंटरवल पर करते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन पार्ट इसका, कि इसकी अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मेथड सिंपल है, एसीटोन और आयोडीन नेगेटिव की रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से अपन थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं अलग अलग टाइम पर और उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से एनालाइज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो डाटा आएगा उससे अपन अब कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन लिखेंगे कैलकुलेशन गणना, इसमें लिखेंगे अपन माना अभिक्रिया के प्रारंभ में प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी, घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी का मान डी नोट है। अभिक्रिया के दौरान विभिन्न समय अंतरालों पर प्रकाशिक घनत्व का मान dt आता है, प्राप्त होता है। अभिक्रिया के समाप्त होने पर
पर प्रकाशिक घनत्व का मान डी इनफाइनाइट प्राप्त होता है। मतलब अपन जैसे क्यूबेट में सैंपल लिया, पहले रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुई, जैसे मिक्स किया तुरंत अपन ने सैंपल में से क्यूबेट में भरा सैंपल को और स्पेक्ट्रो से एनालाइज कर लिया। फिर अपन विभिन्न टाइम इंटरवल लेंगे अपने पास में, जो जो टाइम इंटरवल रहेंगे अपने, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे उन टाइम इंटरवल पर dt की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब बार बार स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से वैल्यू निकालते जाएंगे। फिर लास्ट जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, काफ़ी टाइम हो जाएगा रिएक्शन को चलते हुए, तब लास्ट सैंपल लेके अपन उसका एनालाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार अपने पास 3 वैल्यूज आएगी, एक डी नोट की, एक dt की और एक डी इन्फिनिटी की। मतलब अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ भी सांद्रता पदों को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपन प्रकाशिक घनत्व में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण से क्या कहता है, k बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स और r नोट अपॉन r, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये है। अब इसकी जो सांद्रता पद हैं ये वाले a और a माइनस एक्स, उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, dt और d इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन लिखेंगे इसके बाद चूंकि ए प्रोपोर्शनल डी नोट डी इन्फिनिटी माइनस डी नोट, ए माइनस एक्स प्रोपोर्शनल डी इन्फिनिटी माइनस डी टी, ये किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, सांद्रता को प्रकाशिक घनत्व में। अतः के बराबर 2.303 अपॉन टी log डी इन्फिनिटी माइनस डी नोट अपॉन डी इन्फिनिटी माइनस डी टी। ये अपने पास किसका आ गया, काइनेटिक्स का समीकरण आ गया। इसमें प्रकाशिक घनत्व के मान रखकर अपन किसके मान निकाल सकते हैं, k के मान अपन निकाल सकते हैं विभिन्न समय अंतरालों पर। तो अब अपन इसको रिजल्ट अब इसका लिखेंगे। ये अपनी कैलकुलेशन पार्ट हो गई। इसमें k के मान अपन इसके मानों को रख के निकाल सकते हैं। अब अपन लिखेंगे रिजल्ट। देखो रिजल्ट, इस विधि में अभिक्रिया की प्रगति का समीकरण के टी बराबर 2.303 टी log डी इनफाइनाइट माइनस डी नोट डी इनफाइनाइट माइनस डी टी होता है। और अपन क्या लिख सकते हैं, log डी इनफाइनाइट माइनस डी नोट इक्वल्स अपॉन डी नोट डी इनफाइनाइट माइनस डी टी इक्वल्स टू, देखो क्या कर रहे हैं, इसको एक साइड रख रहे हैं, बाकी इनको इधर भेज रहे हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, के टी अपॉन 2.303। देखो ये समीकरण किस प्रकार का है, यह समीकरण y इक्वल्स टू एम एक्स प्रकार का है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्रकार का है। अतः log डी इनफाइनाइट माइनस डी नोट और डी इनफाइनाइट माइनस डी टी के मध्य
ग्राफ खींचने पर कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है। ये अपने पास में क्या आ गया? इसका रिजल्ट आ गया कि इसकी कैलकुलेशन करने पर सरल रेखा प्राप्त होगी। सरल रेखा क्या प्रदर्शित करेगी कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? अभी प्रथम कोटि की होगी, मतलब केवल एसीटोन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये Br वो आयोडीन माइनस की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इसमें इस समीकरण में उपस्थित लॉग इस टर्म का T के सापेक्ष ग्राफ खींचने पर अपने पास कैसी रेखा आती है? सीधी रेखा आती है। तो ये अभिक्रिया अपनी फर्स्ट ऑर्डर की है और इसमें केवल अभिक्रिया का वेग किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? केवल एसीटोन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इस विधि द्वारा अपन क्या निकालते हैं? काइनेटिक्स का अनुमान लगाते हैं। अपनी अब लास्ट विधि आएगी, वो है पोलरोमेट्री विधि। लास्ट विधि अपनी पोलरोमेट्री विधि। ध्रुवणमापी विधि। ध्रुवणमापी विधि, देखो ध्रुवणमापी विधि द्वारा भी हम क्या निकाल सकते हैं? अभिक्रिया की बल गति का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं? जो पीपीएल होता है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसके घूर्णन का अपन अध्ययन करेंगे। अभी समझेंगे कि पीपीएल वगैरह होता क्या है। तो पहले अपन इसमें लिखेंगे जनरल बातें। इस विधि द्वारा भी हम अभिक्रिया की बल गति की अभिक्रिया की बल गति की बल गति की का अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि में हम क्रियाकारी पदार्थ द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल के घूर्णन कोण का अध्ययन करते हैं। घूर्णन कोण का अध्ययन करते हैं, मतलब क्रियाकारी जो पदार्थ है उसके ध्रुवण कोण का अध्ययन करते हैं। अब देखो समझते हैं क्या होता है। देखो जो अपनी नॉर्मल लाइट होती है, जो अपनी नॉर्मल बल्ब वाली लाइट होती है, वो क्या होती है? चारों दिशाओं में प्रकाश को फैलाती है। मतलब ये जो प्रकाश निकलेगा ये चारों दिशाओं में समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। जितनी भी डायरेक्शन है सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होगा। तो ये अपना क्या होता है? नॉर्मल प्रकाश होता है। अगर मैं इस प्रकाश को केवल इस टाइप की स्लिट से निकालूं, जिसमें केवल ये वाला जो लंबवत प्रकाश है वो ही पार हो सके, मतलब इस टाइप का ही पार हो सके, बाकी ये जितने भी प्रकाश है वो पार नहीं हो सके। जैसे मैं एक गेट बना दिया ऐसा,
घर में गेट है अपना, तो अपन कभी भी ऐसे नहीं निकल सकते उसमें से। अपन कैसे निकल सकते हैं? केवल सीधे। अगर अपनी हाइट इससे बराबर है, मैं बराबर हाइट की बात कर रहा हूं, बराबर हाइट होगी तो कभी भी अपन ऐसे नहीं निकल पाएंगे, अपन सीधे ही निकल पाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है लंबाई के हिसाब से। तो ऐसा मानने कोई स्लिट रख दी मैंने यहाँ पर सीधी, तो ये क्या होगा? प्रकाश केवल एक टाइप वाला ही बाहर निकलेगा, प्रकाश एक तल वाला बाहर निकलेगा, ऐसा। इस टाइप से बाहर निकलेगा एक तल में ही। या तो अगर ऐसे रखोगे तो ऐसे, अगर इसको इस टाइप से रख दोगे तो इस टाइप वाला भी निकल सकता है। मतलब जिस डायरेक्शन में स्लिट को रखोगे उस डायरेक्शन में से प्रकाश निकलेगा। ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसको अगर मैं किसी क्रियाकारी पदार्थ से निकाल दूं, क्रियाकारी पदार्थ से निकालूंगा इसको मैं किसी भी, तो ये क्या करेगा? इसके तल को, जैसे अभी मान लो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90, ये 90, ये 90 और ये 90 है। अगर मैं इसे निकालूं तो ये इसको इस डायरेक्शन में भी घुमा सकता है, मतलब घड़ी की दिशा में भी, और इस डायरेक्शन में भी घुमा सकता है, ऐसे। इस प्रकाश को ये दोनों तरफ से घुमा सकता है, या तो ऐसे या ऐसे। तो इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन। देखो ये नॉर्मल प्रकाश है, लाइट से निकला हुआ, चारों दिशाओं में कंपन हो रहे हैं समान। इसको स्लिट से निकाला तो यहाँ पर क्या हुआ? अपने पास एक डायरेक्शन वाला क्या आ गया? प्रकाश आ गया। मतलब ऐसा या ऐसा या ऐसा, कोई भी एक डायरेक्शन वाला आ गया अपने पास। इसको जैसे ही क्रियाकारी पदार्थ से गुजारेंगे, जो क्या है? प्रकाश सक्रिय है, तो अपन क्या होगा? इसका कोण को वो या तो घड़ी की दिशा में घुमा देगा या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देता है। तो इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण। इसी की स्टडी करके अपन क्या निकालेंगे? अब काइनेटिक्स को ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर सांद्रता की जगह क्या लेंगे? घूर्णन लेंगे, मतलब कोण लेंगे। यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन लिया जाएगा अपने यूज में, सांद्रता की जगह एंगल ऑफ रोटेशन लेंगे। तो अब इसका सिद्धांत लिखते हैं अपन। पहले तो अपनी ये 2 लाइन थी कि इसके द्वारा भी कर सकते हैं, और घूर्णन कोण का अध्ययन करते हैं। एक पोलरोमीट्री चल रहा था अपना ट्रिक, इसका लिखेंगे अपन सिद्धांत। सिद्धांत पहला पॉइंट आएगा सिद्धांत में, जब किसी प्रकाश सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, तो यह प्रकाश सक्रिय पदार्थ इसके ध्रुवण तल को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ध्रुवण तल में परिवर्तन घड़ी की दिशा में जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, या घड़ी की विपरीत दिशा में
दिशा में वामाव्रत में हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ध्रुवण तल में परिवर्तन का मान विलयन की प्रकृति, घनत्व, ताप आदि पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट, घूर्णन कोण का मापन हम पोलरीमीटर ध्रुवणमापी से करते हैं। ये इसका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। देखो पीपीएल जैसे ही गुजारोगे, जैसे ये पीपीएल जा रहा है, ये इससे जैसे ही निकला, क्रॉस हुआ, ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ है, इससे जैसे ही क्रॉस हुआ, इसके तल को या तो ऐसा घुमा देगा या इसके तल को ऐसा घुमा देगा, किसी भी दिशा में घुमा सकता है। तो जो जितना तल को घुमा पाता है, जैसे अभी ये ऐसा तल में है, इसको इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा, ये किस पर निर्भर करेगा, विलयन की प्रकृति पर, उसका उपस्थित ताप पर, उसकी घनत्व पर, प्रकाश की प्रकृति पर, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कितनी दूरी तय करा। तो इन सब चीज़ों से अपन क्या निकालते हैं, ध्रुवण कोण निकाल लेते हैं। इस ध्रुवण कोण का मापन अपन किसके साथ करते हैं, ध्रुवण मापी की सहायता से करते हैं। तो ये इस विधि का क्या होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है। अब अपन वापस से एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके बारे में अपन मेथड वगैरह डिसाइड करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, यहां पर लेंगे अपन सुक्रोज का इन्वर्जन, सुक्रोज का प्रतिपन या इन्वर्जन, प्रतिपन या इन्वर्जन ना, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। लिखेंगे सुक्रोज का प्रतिपन निम्न प्रकार से, निम्न अभिक्रिया, ऐसे लिख लो, निम्न अभिक्रिया से दिया जाता है। ठीक है। अभिक्रिया क्या होगी अपने पास में, सुक्रोज C12H12O11, ये अपना है सुक्रोज। इसकी अभिक्रिया होगी अम्ल की उपस्थिति में H+, क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है। ये अपने पास बना ग्लूकोज और ये अपने पास बना फ्रैक्टोज। अब देखो प्रतिपन क्या कह रहे हैं, इसमें अपन क्या कह रहे हैं, ये जो सुक्रोज है पीपीएल को किस डायरेक्शन में घुमाता है, दक्षिणावर्ती में घुमाता है। मतलब ये कौन सा होता है अपना, डी
और प्लस, इसको बोलते हैं डी और प्लस। जो दक्षिणावर्ती है डी और प्लस, तो x वैल्यू ले लो इसकी, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो भी अपने को किस में घुमाता है, जो प्रकाश होता है पीपीएल को, उसको इसी डायरेक्शन में दक्षिणावर्ती में घुमाता है, डी और प्लस, ठीक है। जो अपना फ्रैक्टोज होता है वो उसको घुमाता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं एल और माइनस, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास ये आया x डी प्लस, ये y डी प्लस और ये z एल माइनस। देखो शुरू में जब अभिक्रिया शुरू होगी तब जो भी अपने पास में ध्रुवण कोण रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसा अपना घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा, इसको ऐसा घुमाएगा ये सुक्रोज। जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो अपने पास ग्लूकोज भी अपन को घड़ी की दिशा में घुमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्टोज क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है। चूंकि जो घूर्णन कोण होता है फ्रैक्टोज का, अपन यहां पर लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन या घूर्णन कोण फ्रैक्टोज का क्या होता है, इसको सही से ही लिख लेते हैं। ये रिएक्शन के बाद अपन अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं। ये रिएक्शन हटा रहा हूं मैं। देखो जो घूर्णन कोण होता है वो क्या होता है, फ्रैक्टोज का क्या होता है, हाई होता है किससे, ग्लूकोज के मान से। मतलब फ्रैक्टोज ज्यादा वामाव्रत घुमाता है जबकि ग्लूकोज कम दक्षिणावर्त घुमा पाता है। मतलब सोचो ये अपना पीपीएल है, इसको जो ग्लूकोज है उसने थोड़ा सा घुमाया, 90 से थोड़ा सा कम किया, जबकि जो फ्रुक्टोज है उसने क्या कर दिया, 90 से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, कोण को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अपने पास में जो घूर्णन कोण होता है वो किसका, फ्रैक्टोज का ज़्यादा होता है। मतलब जो अपने पास जेड वैल्यू होती है वो वाई से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी सुक्रोज तो कम होता जाएगा, कौन बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बढ़ता जाएगा। तो अपने पास में जो फ्रैक्टोज है उसके घूर्णन कोण का मान ज्यादा होने से क्या होगा, पूरे के पूरे विलियन में डोमिनेंस किसकी आ जाएगी, वामाव्रत ध्रुवण घूर्णन की। मतलब सोचो कि ये अपने पास रिएक्शन हो रही थी जिसमें अपने क्या था, सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। अब देखो इसमें 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रैक्टोज बना रहा है। मतलब जो नंबर ऑफ ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के रहेंगे विलियन में वो बराबर रहेंगे। मतलब 50 अगर ग्लूकोज है तो 50 ही अपने पास में क्या रहेंगे, फ्रैक्टोज रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का कोण क्या होगा, 50 का 50 मल्टीप्लाई वाई करूंगा मैं, और जो इसका होगा फ्रैक्टोज का वो 50 मल्टीप्लाई जेड होगा। चूंकि जेड ज्यादा है किससे, वाई से, तो यहाँ पर जो घूर्णन कोण की मैग्नीट्यूड आएगा वो फ्रैक्टोज के लिए ज्यादा आएगा कंपेयर करेंगे ग्लूकोज से। तो पूरे के पूरे विलियन में जैसे ही अभिक्रिया होने लगेगी तो डोमिनेंस किसकी आने लगेगी, मतलब प्रभाव किसका पड़ेगा, फ्रैक्टोज का। तो अभी जो शुरू में जो पीपीएल का घूर्णन सुक्रोज दक्षिणावर्त कर रहा था, डी कर रहा था, डी और प्लस कर रहा था, डोमिनेंस होने के कारण जो घूर्णन हो जाएगा वो एल और माइनस हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज भी करेगा लेकिन उसके कंपेयर में जो फ्रैक्टोज की वैल्यू है बहुत हाई आएगी। तो अपने पास में जो पूरा सॉल्यूशन है अब वामाव्रत ध्रुवण घूर्णक बन जाएगा। मतलब पीपीएल को एंटी क्लॉक में घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इसको ही बोलते हैं प्रतिपन्न होना। जो ध्रुवण कोण के मान में परिवर्तन आता है, प्लस से नेगेटिव चला जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिपन्न। तो इस रिएक्शन को अपन क्या करेंगे, अब इसकी विधि देखते हैं, इसमें मेथड में क्या करते हैं। लिखेंगे मेथड, विधि। देखो इस मेथड में सबसे पहले अपन सुक्रोज की थोड़ी सी मात्रा लेकर, थोड़ी सी सुक्रोज की मात्रा लेकर उसको विलियन बना लेते हैं पानी